मित्रों, आज हमारे साथ मुंबई से टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है सीधू ने सट में। नमस्कार। और आज देश की परिस्थिति के बारे में बात करें। गल्फ वॉर हुई, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान हमारा पुराना दोस्त रहा है और उसके सर्वोच्च नेता की हत्या की गई, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी उफ नहीं कर सकते हैं। और युद्ध जाहिर होने के 2 दिन पहले ही वो नेतन्याहू से मिलने के लिए इजराइल जा रहे हैं। तो क्या उनको मालूम था कि ऐसा युद्ध हो रहा है? या तो युद्ध में हम इजराइल के साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ खड़े हैं। ये सब बातें मेरे ख्याल से आज संसद में भी उठाने की कोशिश की गई, क्योंकि संसद में गल्फ वॉर का इंपैक्ट क्या होगा देश पर, इसकी बात हुई। तो वो तो चर्चा में लिया नहीं। प्रधानमंत्री जी तो भागे भागे रहते हैं संसद से, वो संसद में आते नहीं है। आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव था, मोशन था, मगर स्पीकर भी नदारद थे। इसलिए अब क्या होगा इस देश का, क्योंकि हम तो अमेरिका और इजराइल के साथ नतमस्तक हैं और हमें तो नुकसान ही भुगतना है। क्योंकि इस वॉर में ईरान ने जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका को पटकनी देना शुरू कर दिया है, मेरे ख्याल से ट्रम्प भाई इसमें से निकलने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो हम कहां खड़े हैं? क्योंकि श्रीलंका ने तो कह दिया कि हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, जो कि नेहरू की नीति थी, मगर हमारे जनाब वो नहीं बोल पा रहे हैं। हम तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के नेता हुआ करते थे नेहरू के जमाने से। अब देश इतना इतना बौना हो गया कि श्रीलंका से भी गए गुजरे हो गए। अशोक जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं मुंबई आया हूँ, विधानसभा का सत्र है और मैं प्रयास करता हूँ कि विधानसभा के सत्र में एक बार, महाराष्ट्र मेरा अपना राज्य है, तो एक बार 1 दिन 2 दिन के लिए आता हूँ, तो सबसे मुलाकात भी हो जाती है और बातें भी समझ में आती हैं। जो आज विपक्ष ने मुद्दा उठाया, मैं जानता हूँ कि एक पहला प्रस्ताव प्रलंबित है वहाँ पे स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना था और ये 2 दिन बाद भी आया जा सकता है, क्योंकि देश के सामने एक भीषण संकट है। भीषण संकट देश के ढुलमुल विदेश नीति का नहीं है। देश आर्थिक गर्त में घुस रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध ने भारत की स्थिति और जटिल कर दी है। इसके कई पहलू हैं। विश्व में चीन के बाद क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है। भारत की लोक संख्या, भारत में गाड़ियों की संख्या, भारत में सप्लाई चेन कितनी पेट्रोल पे डिपेंड है, ये सब आपको जानते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल गैसेस के ऊपर डिपेंड है। हमारे यहाँ एलपीजी, एलएनजी, ये सारी गैसेस भी हम बाहर से लाते हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ और हरमुज जल डमरू मार्ग जब बंद हुआ, तब हमारे यहाँ एफ्टीन के हीरो, एफ्टीन फाइल के हीरो जो पुरी साहब है, पेट्रोलियम मंत्री, वो बड़ी शेखी बगा रहे थे कि देश के पास पर्याप्त स्टॉक है। कुछ चीजों का सोंग नहीं किया जाता, पैसे का सोंग नहीं किया जाता, पैसा होना होता है। क्रूड का भी सोंग नहीं किया जाता, क्रूड होना चाहिए अपने पास। कोई कह रहा था 40 दिन का है, कोई कह रहा था 20 दिन का है। जब ये देश को आश्वस्त कर रहे थे और झूठा आश्वासन दे रहे थे, तब पेट्रोलियम कंपनियां अपने डीलर को बता रही थी कि स्थिति खराब हो रही है। बड़ा अजीब है हमारे देश में। कई बार वो राशि भविष्य आप जो लोग पढ़ते हैं उनको, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसमें लिखा रहता है आज का दिन में आपके पास पैसा आएगा और खर्चा भी खूब होगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं होना है। बस उतना ही दिलासा आपको मिल जाता है कि पैसा आने वाला है। ऐसा है तो अपने यहाँ हमेशा कहते हैं कि पेट्रोल की चिंता मत करो, बहुत है अपने पास, लेकिन देखना संभल के यूज करना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब है तो फिर दिक्कत किस बात की? आज गैस की कीमत, कुकिंग गैस की कीमत हर घर का बजट बिगाड़ रही है। दूसरी बात, ये देश इतना आयात करता है क्रूड कि एक बैरल पे यदि 1 लीटर $1 बढ़ जाता है,
तो हमारे यहाँ साल में $20 मिलियन का बोझ बढ़ता है। जी। पिछले 4-5 दिनों में 25% प्राइसेस जर्क हुई है और क्रूड 117 क्रॉस कर चुका है डॉलर पर बैरल। तो आप इमेजिन करिए, हमने $100 मिलियन तो वैसे ही खो दिए हैं इस क्रूड के प्राइस में। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, ऐसा कहते हैं बिजनेस में। ये हम, इफ वी आर नॉट सेविंग मनी देन वी आर लूजिंग मनी। हमारे पास एक रशिया डिपेंडेबल था, लेकिन उससे की भी हमको परमिशन लेनी पड़ी बाप जी से कि वो 30 दिन का विंडो खोला, और उसकी भी गारंटी, उसके भी कंडीशंस है कि जो शिप ऑलरेडी लोडेड है वही तुम ले सकते हो। हमारे यहाँ डॉलर अब 93 पहुंच गया है। ये 100 पहुंच जाएगा तो आश्चर्य नहीं होगा, मोदी जी है तो मुमकिन है ये भी हो जाएगा। जब डॉलर अपना 100 रुपए पहुंच पहुंच जाएगा तो फिर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। हमें दोहरी मार पड़ रही है। जब क्रूड की कीमतें बढ़ने की एक मार पड़ रही है और दूसरी डॉलर की कीमतें बढ़ने की दूसरी मार पड़ रही है। एक तरफ से एक लपड़ मार रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा लपड़ मार रहा है, दोनों गाल लाल लाल हो गए सूज के, और हम कह रहे हैं कि हमारे चेहरे पे लाली आई हुई है। हाँ। निर्लज्ज और बेशरम सरकार। इस सवाल पे आज यदि देश के सामने सबसे भीषण संकट है तो ये ईरान, अमेरिका और इसराइल का युद्ध है। इसमें कई पहलू है। ये तो एक तो मैंने पेट्रोल का पहलू बताया। दूसरा महज दूसरा जो अहम पहलू है कि जिसको हम, जो पुराना हमारा साथी था सबसे ज्यादा भरोसेमंद, जो हमें आर्मी से लेके मिलिट्री सप्लाई से लेके सारी चीजें कर सकता था और क्रूड भी हमको सबसे सस्ता देता था, वो रशिया और चीन दोनों भी खुल के ईरान के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने जो ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया, उसको पूरा भरोसा दिया कि वो उनके साथ है और पूरा उनके ऊपर विश्वास, हमारा विश्वास है और हम आपके साथ हैं। तो हमारा एक दोस्त ईरान के साथ हो गया। ईरान हमारा सबसे पुराना दोस्त है, मैं कई बार कह चुका हूं। जब पूरा विश्व और सारे विश्व के सर्व तमाम मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ हो गए थे कश्मीर के मामले में, तो ईरान अकेला एक हिमालय जैसा हमारे साथ खड़ा था, जो लगातार भारत का साथ दे रहा था, हमें कच्चा तेल सस्ते में दे रहा था, हमें एक पूरा बंदरगाह दे दिया उसने, जिसकी वजह से हमारा यूरोप का रास्ता खुल गया। इतना कुछ करने के बाद भारत ने उसको क्या दिया, सिवाय विश्वासघात के कुछ नहीं दिया। हमारी विदेश नीति तो ढुलमुल है ही, लेकिन हमारी मीडिया जो है, लोकल जो अपने जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे चैनल्स हो, ऐसे कर रहे हैं जैसे कि अमेरिका के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हम्म। एक तरफ युद्ध की रिपोर्टिंग होती है और ऐसा रिपोर्ट दिया जाता है कि ईरान बर्बाद हो गया। यकीनन ईरान बर्बाद हो गया, इसमें दो मत नहीं है। ईरान ने नुकसान झेला है, हौसला नहीं पस्त हुआ। जितना नुकसान हुआ उससे दुगने हौसले से वो हमले कर रहा है। और आज इजराइल, जिसका आयरन डोम इजराइल को सुरक्षित रख चुका था, उस आयरन डोम को छेदते हुए आज तेल अवीज, जो वहां का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है, या उसको कमर्शियल कैपिटल करें, आर्थिक राजधानी कहें, वो आज खंडर हो चुकी है। उसकी हालत गाजा पट्टी जैसी हो गई है। सबसे बड़ी तेल कंपनी जो तेल को पूरे देश में सप्लाई करती थी, उसके भंडारण पे बम गिरे हैं, ड्रोन अटैक्स हुए हैं और वो आग के लपटों में सुलझ रहा है। इतनी आग बढ़ गई कि वो नालों में जो ऑयल बहा है, तो नालों में जो ड्रेनेज है उसमें आग पकड़ ली है। ये स्थिति जी। हो गई। जी। उसके बाद अमेरिका पे लगातार वो हमले कर रहा है। अमेरिका के वॉरशिप पे हमला हुआ है। अब्राहिम क्यों वापस चला गया? अब्राहिम अपने लाइन से क्यों पीछे चला गया? क्या अब्राहिम हिट हुआ है? ऐसा एक भी आर्मी या बेस नहीं है अमेरिका का जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। जो उनका आंख मानी जाती थी, एक रडार सिस्टम था, उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। जो 50,000 किलोमीटर तक निगरानी रखता था, वो बंद हो गया एक आंख से। अब दूसरा, कई जगह सैटेलाइट जो उनके कम्युनिकेशन सेंटर थे, उन पे बम्बार्डिंग हो गई। उनके एक 5 स्टार होटल में, जो शायद बहरीन में ही जो लोग थे, वहां ड्रोन ने इतना एक्यूरेटली हिट किया कि कहते हैं कि करीब करीब 21 लोग मारे गए उस हमले में अमेरिका से।
और ये ड्रोन हमारे पास और अलग क्षमता के हैं और मिसाइल इससे भी बड़े घातक है जो हमारे लगातार प्रहार करेंगे। इज़राइल का जो नुकसान हुआ जो इज़राइल ने कभी सोचा नहीं। इज़राइल का नुकसान देखते हुए, अमेरिका का बेस का नुकसान देखते हुए और फिर जो अमेरिका के मित्र देश है, जब उनके इंस्टॉलेशन पे हमले शुरू हो गए, तो उन्होंने भी आपस में बातचीत करके ये प्रयास किया कि अब ईरान के खिलाफ हम दुश्मनी क्यों लें? युद्ध इज़राइल और ईरान का है। अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं कि हम इस युद्ध में क्यों हैं? अलग-अलग देशों में और हमें ये पता नहीं है कि हम अमेरिका के साथ क्यों हैं। हमें इस बात का भी हमको भ्रम पड़ा हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उन तमाम खाड़ी के देशों के लोगों से बात करते हैं, जिनको पूछते हैं कि आपके यहाँ भई नुकसान हो रहा है, बड़ा चिंतित हूँ। तो इनडायरेक्टली आप ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। ईरान ने भारत का क्या बिगाड़ा था, ये सवाल पूछने पे कोई साथ नहीं देता और सब भग जाते हैं। जो अमेरिका हमको लगातार टैक्स के नीचे रगड़ रहा है, रशिया से तेल लेने पे धमकी दे रहा है और रशिया से 30 दिन का तेल देने का, ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रहा है। कौन होता है अमेरिका जो हमको बोलने वाला? क्यों हमने जी। हमारी सार्वभौमता अमेरिका के चरणों में रख दी है? Why have we have surrendered ourselves to America? That is the question being asked in India. वेस्टर्न मीडिया जो सही रिपोर्टिंग कर रहा है वो भी कहता है कि इंडिया हैज स्प्रेड लेग्स इन फ्रंट ऑफ इजराइल एंड अमेरिका। अमेरिका पे चर्चा जोरों पे है क्योंकि एक मोसाद का अधिकारी जो अब मोसाद छोड़ चुका है और एक दूसरे देश में शेल्टर लेके बैठा है, उसने कहा कि एप्स्टीन ये हमारा आदमी था। एप्स्टीन को हम फाइनेंस कर रहे थे और जो डॉक्यूमेंट रिलीज हो रहे हैं 30 लाख, 1,80,000 फोटोग्राफ, 20,000 फिल्में, ये वो डॉक्यूमेंट फिल्में फोटोग्राफ्स है जो एप्स्टीन के आइलैंड पे रेड करके मिले हैं, जो उसके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे, उसके रेसिडेंस पे। लेकिन एप्स्टीन ने बहुत सारा मटेरियल इजराइल भेजा था जो मोजाज के कस्टडी में है, जिसमें ऐसी फिल्में, ऐसे फोटोग्राफ और ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें कई लोग परेशान हो सकते हैं। क्या उसमें भारत है? सवाल ये है। अमेरिका के राष्ट्रपति है ऐसा तो लोग खुल के बोल रहे हैं। लोग बोल ही रहे हैं कि अमेरिका क्यों इजराइल के बीच में, हम क्यों इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, क्रूड की कीमतें ऊपर जाने से पूरा विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। खमेनेई मर जाने के बाद 4-5 दिनों के बाद हमारे विदेश मंत्री वहां जाके अपना दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन वो ट्वीट हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से उनके मरने पे नहीं आया। हमारे यहाँ मीडिया उसको हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। सही बात। तो इस वजह से ओरिजिनल खबरें नहीं आ रही। अब भारत का नुकसान देखिए, आज मुंबई बैठा हूं मैं। आज मुंबई में मुझे कई नासिक और आसपास के जो जिले हैं, नगर जिला, शोलापुर जिला, सांगली जिला खासकर, यहाँ के कई विधायक मिले हैं, एमएलएज, और सब चिंतित होकर पूछ रहे थे, अरे आप तो बताओ सही से युद्ध कब तक रुकेगा? मैंने कहा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है अमेरिकन गवर्नमेंट को, वो वॉशिंगटन पोस्ट ने लीक की है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये कम से कम 6 महीने तक तो ये लड़ेंगे ही, तो मिनिमम 6 मंथ। तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे यहाँ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने बोला कैसे? तो अकेले 700 करोड़ रुपए का केले का बिजनेस है खाड़ी देशों में। रमजान का महीना है जो सबसे बढ़िया बिजनेस का महीना होता है फ्रूट्स के लिए, क्योंकि वहां फ्रूट्स रमजान के रोजे में यूज होते हैं। तो केले के पूरे टैंकर रुके हुए हैं, 700 करोड़ का लॉस है। अंगूर का लॉस तो आकलनीय नहीं है, ये पेरिशेबल फ्रूट्स है। प्याज पड़ा हुआ है, आज प्याज का किसान के सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। भुसावल जलगांव का बेल्ट आज बर्बादी के कागार पे है। क्यों नहीं? नया ऑर्डर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ का सप्लाई परेशान है। जो पुराने सप्लाई किए उनका रेमिटेंस नहीं आ रहा है युद्ध के चलते, इसलिए यहां पैसे की शॉर्टेज पड़ी है। हम डॉलर, खासकर रशिया और ईरान के साथ हम हमारे लोकल करेंसी में डील करते थे तेल के लिए। Yes. आज बढ़ते हुए तेल के रेट हम डॉलर में देंगे तो हमारे डॉलर की निकासी होगी। डॉलर जा ही जा रहा है, डॉलर आने की कोई चीज वहां से आसार नहीं दिख रहे हैं। जब डॉलर वहां से नहीं आएगा, यहां से डॉलर ही जाएगा,
तो रुपया 100 मतलब डॉलर 100 रुपए क्रॉस करेगा। हम्म, तो सही। जब 100 रुपए जितना रुपया नीचे गिरेगा उतना हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, उतना हमको और ज्यादा तकलीफ होगी और हमारे शरीर में जख्म होंगे और इकोनॉमी विल बी ब्लीडिंग। और ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताता, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, ये सिंपल सी बात है। ये जो भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। हरि भाई, आप गुजरात में बैठे हैं, अहमदाबाद में तो आपका वास्तव्य रहा है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के एंटायर पॉलिटिकल साइंस में कौन सा मैथ्स पढ़ाया जाता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये डॉलर को कैसा रोका जाए। वो तो हमारा जो मनमोहन सिंह के बारे में फॉरेन कहते थे, मनमोहन फॉरेन सिंह के बारे में कहते थे। 65 रुपए पे डॉलर पे देश की इज्जत जा रही थी, आज 93 पे इज्जत कमा रहे हैं। ये मैथमेटिक्स शायद 93 उनको छोटा लगता है 65 से, ये मैथमेटिक्स एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ही हो सकता है। आने वाले समय में हमारे यहाँ पेट्रोल की भी कीमतें बढ़ेंगी। राइट। दूसरी बात जो आपने प्राइमरीली कही, करोड़ के आसपास लोग खाड़ी के देशों में हैं, वो वहां अपनी जीविका, अपना जीवन जीते हैं और साथ में भारत में पैसा भी भेजते हैं। आज वहां पे महंगाई बहुत बढ़ गई है क्योंकि माल नहीं जा रहा है। जी। 4 दिन पहले दुबई के एक परिवार से मेरी बात हुई फोन पे, तो उन्होंने कहा कि हमने आज ही मार्केट से 2 दिराम के 2 टमाटर लाए हैं, एक टमाटर 1 दिराम का। ओ, जब वहां महंगाई बढ़ेगी तो वो लोग अपना जीवन जिएंगे कि भारत में पैसा भेजेंगे। आप ये देख लीजिए कितनी जगह मार पड़ रही है भारत को। और इस युद्ध को लेके पूरा विश्व, चीन ने भी अभी उसमें वो कर दिया कि आप इस युद्ध को, ये दक्षिण एशियाई में अशांति फैल रही है, आप इसको तुरंत बंद करो। लेकिन मगर युद्ध प्राइम बंद कौन मिनिस्टर को करेगा? चिंता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, को चिंता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को चिंता किसी की नहीं है, जनता की तो बिल्कुल ही नहीं है। और अभी ज्ञानेश कुमार जब तक चुनाव आयोग में है तब तक तो उनको जनता की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप वोट दो ना दो, हम सत्ता में आएंगे। ज्ञानेश कुमार की कंप्लेंट सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे तो वहां भी सुनवाई नहीं है। तो फुल प्रूफ सिस्टम कर लिया सरकार ने। तो जिस सरकार को यह पता है कि उनको जनता की जरूरत ही नहीं है, तो फिर जनता के लिए क्यों सोचेंगे और काम करेंगे? सीधी बात है। पहले नेता डरते थे कि अरे चुनाव में जाना है, लोग क्या कहेंगे। आज उनका कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। वो ज्ञानेश कुमार के यहाँ मतलब वो चुनाव आयोग के पूर्व जो राजीव कुमार थे, उनने तो डायलॉग ही मारा था, लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को। तो लोगों की बातें बेकार की हो गई, लेकिन विपक्ष को तो जिम्मेदारी अपनी निभानी होगी, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल बन चुका है, तो कम से कम सोशल मीडिया पे लगातार खबरें ला रहे हैं और जनता को कॉशियस कर रहे हैं कि हम कैसे चक्रव्यूह में दिन ब दिन धंसते हुए जा रहे हैं। सही बात। दलदल में देश घुस जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इंसान दलदल में समाप्त हो जाएगा। भाजपा को सिर्फ दलदल में कमल खिलवाने की काम पड़ा हुआ है। उनके पास एक ही फोकस है और एक ही काम है कि दलदल में कमल खिलवाओ। और हमें डर है कि इसी दलदल में संविधान भी नष्ट हो जाएगा, लोकतंत्र भी नष्ट हो जाएगा। और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर लोकतंत्र क्या करेगा? हर जगह भयानक परेशानी है। ऐसे मगर में हमारी इकोनॉमी कहां जाए? संसद में इसकी चर्चा ही नहीं होने देते हैं। संसद में तो चर्चा होने नहीं देंगे क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार को यही पता नहीं है। ये संसद में सरकार तभी जवाब देगी जब ट्रंप साहब आके बैठेंगे, क्योंकि वही तय करते हैं विदेश नीति और वही तय करते हैं कि आप क्या खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए क्या हो सकती है कि ट्रंप पूछेगा क्या करना है। हम्म, क्या हो सही सकता है? बात, सही बात। तो कुल तो मिलाकर इस इस देश की समस्याओं को अब पार्लियामेंट में भी जगह नहीं है। तो साहब इसका रास्ता कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? इसका रास्ता देखिए, लोक 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 नीति क्या कहती है, या आप जब प्रजातंत्र या लोकतंत्र में क्या होता है?
द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये सरकार के लिए, सरकार की, ये लोगों के लिए, लोगों की, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार होती है। यहाँ पे ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, हम्म चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई है और अडानी अंबानी के लिए है। अडानी के फैक्ट्री में ड्रोन बनेंगे, वो ड्रोन सप्लाई कर देंगे युद्ध वाले एरिया में। उनको क्या, उनको पैसा मिल जाएगा। सवाल देश का नुकसान सिर्फ युद्ध में जाने से ही नहीं होता। कई जगह किसी और के युद्ध से हमको क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्रूड ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है क्रूड 150 भी जाएगा तो समझ समझ में नहीं आता। ओह और सरकार की ढुलमुल रवैये के कारण, यदि सरकार की नीतियां अमेरिका ही तय करेगा ऐसा यदि दिखता है, तो बाहरी निवेशक जो है वो भारत में आने से डर रहा है। जो शुक्रवार को स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से जो क्रैश हुआ, वो विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। मंदी की एक लहर निकल गई, सेलिंग प्रेशर बन गया, बिकाउली का प्रेशर बना। उसके बाद जनरली हमने ट्रेंड देखा है कि वीकेंड तक यदि बहुत ज्यादा क्रैश होता है मार्केट, तो मंडे को उसका करेक्शन होता है कुछ लेवल पे, लेकिन मंडे को उससे भी ज्यादा क्रैश हो गया। इसका मतलब अब निवेशकों का विश्वास सरकार की नीतियों पे खत्म हो गया। तो कुल मिला के ना स्टॉक मार्केट संभल रहा है, ना रुपया संभल रहा है, ना क्रूड की कीमतें संभल रही है, ना सप्लाई के लाले पड़े हैं। हमारे यहाँ का निर्यातक रो रहा है, सब पस्त है, बस मोदी जी मस्त है। हाँ सही बात है, सही बात है। आपने सही बात करी अशोक जी। आज आप मुंबई में हैं और मुंबई में रहते हुए आपने महाराष्ट्र के किसानों की, महाराष्ट्र की एक्सपोर्ट की जो स्थिति बताई, उससे भी तो हमें चिंतित रहना चाहिए। पूरे देश की स्थिति यही होना है। और आपने ठीक ही कहा, क्रूड की स्थिति, हमारा अर्थतंत्र तो गर्ता में जा रहा है। हमारी नीतियों पर इन्वेस्टर्स का विश्वास नहीं है। मुझे लग रहा है कि जब तक ज्ञानेश कुमार है, इनको कोई चिंता नहीं है जनता की। आपने ठीक ही कहा। आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए एपिसोड में। नमस्कार।